आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े और मोस्ट अवेटेड आईपीओ के बारे में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। एलआईसी का डीआरएचपी फरवरी 2022 में ही फाइल हो गया था, लेकिन आईपीओ की फाइनल डिटेल्स की अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली 26 अप्रैल को ही हुई है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आप ग्रो ऐप को यूज करके कैसे एलआईसी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 60 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी होल्डर नहीं भी हैं तो भी आप उसी फ्लो को फॉलो करके एलआईसी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और 45 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप जाइएगा मत, क्योंकि फिर हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे एलआईसी के बिजनेस, उसकी इंडस्ट्री और वो सारी इंपॉर्टेंट आईपीओ डिटेल्स जो आपको एज एन इन्वेस्टर पता होनी चाहिए हैं। आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम बाकी सभी आईपीओ रिव्यू वीडियो से एक अलग डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेंगे। इस वीडियो में हम एलआईसी के बिजनेस और आईपीओ को एक क्यूएनए फॉर्मेट में कवर करेंगे, जहां हमारी टीम ने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस क्यूरेट किए हैं जो आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आंसर करने ही चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम एलआईसी को डेप्थ में कवर कर रहे हैं तो ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, बट वी प्रॉमिस यू कि आपको इस वीडियो के बाद एलआईसी और उसके बिजनेस के बारे में वो सब कुछ पता होगा जो आपको उसके आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए। और आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिफरेंट सेक्शंस के टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, ताकि आप जिस पार्ट को देखना चाहते हैं आप डायरेक्टली वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ग्रो ऐप पे एलआईसी के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर कोटा और पॉलिसी होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले ग्रो ऐप में लॉग इन करके स्टॉक्स टैब पे एक्सप्लोर सेक्शन में जाइए। वहां आपको आईपीओ नाम से एक सब सेक्शन मिलेगा, आपको उस पर टैप करना है। फिर स्टेप नंबर 2, इसके बाद आपको वहां एलआईसी आईपीओ का कार्ड दिखेगा, तो आपको उस कार्ड के अप्लाई बटन पे टैप करना है। स्टेप नंबर 3, फिर आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ बाय डिफॉल्ट रेगुलर मोड सिलेक्टेड है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर कोटा। इस मोड में आपको 45 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो आपको डिस्काउंट अवेल करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और बात ये कि बाय डिफॉल्ट ग्रो पे आपकी आईपीओ एप्लीकेशंस कट ऑफ प्राइस यानी कि अपर बैंड पे सेट होती हैं, क्योंकि आईपीओ अलॉट होने के चांसेस तभी मैक्सिमम होते हैं। लेकिन आप फिर भी आईपीओ प्राइस बैंड के बीच का कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं, जिसमें से 45 रुपीज का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। अब अगर आप एलआईसी की पॉलिसी होल्डर हैं और आपने अपनी एलआईसी पॉलिसी अपने पैन कार्ड के साथ लिंक कर दी थी, तो आप 60 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट पाने के लिए पॉलिसी होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर के राइट साइड में एक एरो ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, आप उस पर टैप करिए। फिर आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा, और अगर आप पॉलिसी होल्डर कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर की जगह पे पॉलिसी होल्डर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ भी रेगुलर मोड की तरह ही कट ऑफ प्राइस पे आपकी बिड ऑलरेडी सेट है और 60 रुपीज का डिस्काउंट भी ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और सिंपली कंटिन्यू बटन पे टैप करना है। फिर आपको बाकी सभी आईपीओ एप्लीकेशंस की तरह अपना यूपीआई आईडी एंटर करना है और नीचे दिए गए चेकबॉक्स में टिक करके अप्लाई फॉर आईपीओ बटन पे टैप करना है। और फिर आपको रेलेवेंट यूपीआई आईडी में जाके मैंडेट रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है। एक बात नोट करने लायक है कि आप ये इंश्योर करिए कि आप अपने खुद के बैंक अकाउंट से लिंक्ड यूपीआई आईडी ही यूज करिए और उसमें सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं वो चेक कर लीजिए। आपको किसी थर्ड पार्टी या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का यूपीआई आईडी यूज नहीं करना है। तो इस तरह बड़ी आसानी से एलआईसी के आईपीओ में पॉलिसी होल्डर कोटा से आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप अपनी आईपीओ बिड का स्टेटस ग्रो ऐप पे ही चेक कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं एलआईसी का डिटेल रिव्यू। सबसे पहले हम 5 ऐसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जो आपको किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करते वक्त आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए।
What is the industry structure? How much competition is in the market? इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री को हमेशा से LIC ने डोमिनेट किया है। 1956 से लेकर ईयर 2000 तक LIC इंडिया की इकलौती इंश्योरेंस कंपनी थी। फाइनेंशियल ईयर 2001 में इस इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिसके बाद मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई। मार्च 2021 तक IRDAI के साथ रजिस्टर्ड 23 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में से 20 का इंटरनेशनल इंश्योरेंस जायंट्स के साथ जॉइंट वेंचर था। हालांकि इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए हाई कैपिटल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जैसे एंट्री बैरियर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इस इंडस्ट्री में हाई कंपटीशन है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कोई भी नया प्रोडक्ट या इनोवेशन एक कंपनी को लिमिटेड एडवांटेज ही दे पाता है, क्योंकि सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स को थोड़े टाइम में ही दूसरे बिजनेसेस आसानी से कॉपी कर लेते हैं। इसलिए प्राइस एडवांटेज और ब्रांड ट्रस्ट, ये दो चीजें ही हैं जो इस इंडस्ट्री में डिसाइडिंग फैक्टर्स का काम करती हैं। पिछले डेकेड में मार्केट शेयर लूज करने के बावजूद 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया में बेची गई सारी इंडिविजुअल पॉलिसीज में 71.8% शेयर और ग्रुप पॉलिसीज में 88.8% मार्केट शेयर के साथ LIC अभी भी इंडस्ट्री में लीडर बोर्ड के टॉप पर है। इस द इंडस्ट्री साइक्लिकल इन नेचर। साइक्लिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो इकोनॉमी के अच्छा करने पे अच्छा परफॉर्म करती है, और जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो ये भी बुरा परफॉर्म करती है। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर में, पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि ये साइक्लिकलिटी से काफ़ी हद तक इम्यून है, यानी कि इस पर साइक्लिकलिटी का सबसे कम असर पड़ता है। इसके कई रीजंस हैं। लाइफ इंश्योरेंस का लॉन्ग टर्म नेचर, इससे जुड़ी लो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में पेबल अमाउंट का क्लियरली डिफाइन करा जाना। Is the industry capital intensive? What are the relevant factors, ratios, if any, that define the industry? इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है और इसे क्लेम सेंसिटिव इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और अपने पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से आने वाले एक्सपेक्टेड क्लेम्स को सेटल करने के लिए इनफ कैश अपने पास रखना पड़ता है। ये इंडस्ट्री बैलेंस शीट ड्रिवन भी है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को अपने कस्टमर्स के प्रीमियम को इन्वेस्ट भी करना होता है और इंश्योरेंस ट्रिगर के केस में या पॉलिसी एंड होने पे कंपनीज को क्लेम अमाउंट या पॉलिसी अमाउंट रिटर्न भी करना पड़ता है। अब हम उन 5 रेशियोज के बारे में बात करेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन यानी कि VONB मार्जिन। ये कंपनी द्वारा करे गए नए बिजनेस पर इंश्योरर का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करता है। ये कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी कि VNB को एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट या APE से डिवाइड करा जाता है। VONB जितना ज्यादा होगा इंश्योरर के लिए उतना ही बेटर होगा। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट रेशियो। ये इंश्योरेंस कंपनी के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को डिटरमिन करने का एक मेजर है। इसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और कमीशंस को नेट प्रीमियम से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। कम टोटल कॉस्ट रेशियो इंश्योरर के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। नेक्स्ट है परसिस्टेंसी रेशियो। ये मेजर दिखाता है कि कस्टमर्स पॉलिसी को रिन्यू करने में कितने परसिस्टेंट हैं। इसकी कैलकुलेशन 13th मंथ, 25th मंथ, 37th मंथ और 61st मंथ जैसे अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे की जाती है। इसको टोटल एक्टिव कस्टमर्स और प्रीमियम पे करने वाले कस्टमर्स के नंबर से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। कंपनी का हायर परसिस्टेंसी रेशियो इंश्योरर के ब्रांड ट्रस्ट को दिखाता है, यानी कि ये उनके लिए बेटर होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन रेशियो। यहाँ करंट ईयर में इकट्ठा किए गए टोटल रिन्यूअल प्रीमियम को एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिन्यूअल प्रीमियम ऑफ लास्ट ईयर से कैलकुलेट किया जाता है। इंश्योरर के लिए हायर कंजर्वेशन रेशियो फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू यानी कि ROEV। ये एक ऐसा रेशियो है जो इंश्योरर के एनुअल रिटर्न को उसकी एम्बेडेड वैल्यू से डिवाइड करके दिखाता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू और एडजस्टेड नेट एसेट वैल्यू को ऐड करके निकाली जाती है। दुनिया भर में इंश्योरेंस कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए एम्बेडेड वैल्यू का ही यूज किया जाता है। एक हायर ROEV इंश्योरर के लिए प्रॉफिटेबल होता है। How fast can the industry grow in the future?
इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर काफी अंडर पेनेट्रेटेड है। कैलेंडर ईयर 2019 में इंडिया का प्रोटेक्शन गैप 83% से भी ज्यादा था, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन की सभी मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। एडवर्स इवेंट्स के दौरान अवेलेबल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के बीच के डिफरेंस को प्रोटेक्शन गैप कहते हैं। इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले सालों में तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 32 के बीच न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी कि एनबीपी 14 से 16% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा ऐसे कई और भी फैक्टर्स हैं जो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, रैपिड अर्बनाइजेशन, राइजिंग पर कैपिटा जीडीपी, राइजिंग फाइनेंशियल पेनिट्रेशन, ग्रोथ इन डोमेस्टिक सेविंग्स, राइज ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। Does the industry carry a risk of disruption? इंश्योरेंस सेक्टर में डिसरप्शन का रिस्क हमेशा बना रहता है। इसके कई रीजंस हैं, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऑपरेशंस में हैवी डेटा का यूज होना, कॉम्प्लिकेटेड क्लेम्स प्रोसीजर और अंडरराइटिंग प्रोसेस जिनमें ऑटोमेशन के जरिए डिसरप्शन की पॉसिबिलिटी है। मैकिन्से और IBM के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आज के डिजिटल एज में कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ये पॉलिसी परचेज करने और क्लेम फाइल करने के मामले में कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स क्लेम्स एंड अंडरराइटिंग के सेटलमेंट से जुड़े ऑपरेशनल कॉस्ट को लगभग 30% तक कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आगे जाके ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर बनी रहती है कि कोई न्यू एज टेक स्टार्टअप आके इस इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिसरप्ट कर दे। अब हम कंपनी और उसके बिजनेस को समझने के लिए एक क्वेश्चनर के हेल्प से 10 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डज द बिजनेस वर्क? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ड्राइव द बिजनेस? जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, LIC एक कस्टमर की पूरी लाइफ साइकिल को कवर करते हुए 32 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, 7 राइडर्स और 11 ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल करती है। LIC और भी बहुत तरह के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जहां होल्डर को बोनसेस या डिविडेंड्स के रूप में प्रॉफिट का शेयर मिलता है। सेविंग्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। LIC के पास अलग अलग तरह के ग्रुप प्रोडक्ट्स भी हैं। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ग्रुप सेविंग्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ग्रुप सेविंग्स पेंशन प्रोडक्ट्स, ग्रुप एन्युटी प्रोडक्ट्स। LIC मार्केट शेयर के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। LIC का इंडिविजुअल न्यू बिजनेस प्रीमियम्स यानी कि NBP में 43% और ग्रुप NBP में 74% मार्केट शेयर है। LIC के बिजनेस को ड्राइव करने के पीछे ये सभी फैक्टर्स एक ही रोल प्ले करते हैं। राइजिंग डिमांड फॉर इंडिविजुअल इंश्योरेंस, सेविंग्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, employers offering insurance and retirement planning for employees, overall premium renewal. What are the competitive advantages of the company? LIC के पास इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एजेंट पूल है। LIC के पास ऑलमोस्ट 1.35 मिलियन एजेंट्स हैं, जो कि इंडिया की टोटल एजेंट वर्कफोर्स का 55% बनाते हैं। रूरल एरियाज की बात करें तो वहां सेल की गई सभी पॉलिसीज में से 71% पॉलिसीज LIC सेल करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टोटल कॉस्ट रेशियो का। तो जब हम टोटल कॉस्ट रेशियो की बात करते हैं तो LIC का अपने बाकी पीयर्स से सबसे कम है ये। फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC का टोटल कॉस्ट रेशियो 14.2% था, जबकि बाकी प्राइवेट प्लेयर्स का एवरेज 15.1% और इंडस्ट्री का एवरेज मेन 16.9% था। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम यानी कि GWP की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC का लगभग 60.9% GWP पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट से आया था, जिसके चलते LIC के पॉलिसी होल्डर्स को डिविडेंड्स और बोनस के फॉर्म में एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं। ये LIC के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले ओवरऑल कस्टमर स्टिकीनेस को बढ़ाता है, जिनका पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स का मीडियन अराउंड 42% का होता है। LIC का एक और बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में उनका सिर्फ 0.2% GWP मार्केट लिंक प्रोडक्ट से आया था, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स के 39.3% के एवरेज से कहीं कम है, जो ये दिखाता है कि LIC मार्केट के उतार चढ़ाव से बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में कम वल्नरेबल है। डज द कंपनी हैव प्राइसिंग पावर?
इसका इंडस्ट्री लीडिंग टोटल कॉस्ट रेशियो और मार्केट लीडर स्टेटस ये दिखाता है कि कंपनी के पास कुछ हद तक प्राइसिंग पावर जरूर है, लेकिन बीइंग अ पीएसयू एलआईसी का फोकस इंडिया में सभी तक इंश्योरेंस पहुंचाने पे है, जिसकी वजह से कंपनी अपनी प्राइसिंग पावर का लिमिटेड यूज ही कर सकती है। हाउ हैज द कंपनी ग्रोन इन द पास्ट? Has the company grown organically or via mergers and acquisitions? जहां एक तरफ 1956 में इंडिया की सभी इंश्योरेंस कंपनीज और ट्रस्ट को मर्ज करके एलआईसी को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने लगभग आधी सेंचुरी तक एक मोनोपोली स्टेटस में काम किया है, जिससे ये पता चलता है कि एलआईसी की ज्यादातर ग्रोथ ऑर्गेनिक ही रही है। How strong are the earnings of the company and do they show an upward trend? एलआईसी ने फाइनेंशियल ईयर 2011 से फाइनेंशियल ईयर 2021 के बीच टोटल प्रीमियम में 7.1% का CAGR और एनबीपी में 7.8% की CAGR ग्रोथ दिखाई है। इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ जैसी दूसरी प्राइवेट कंपनीज ने सेम टाइम पीरियड में टोटल प्रीमियम और एनबीपी के मामले में 10% से भी ज्यादा की CAGR ग्रोथ शो की है। इससे पता चलता है कि एलआईसी बाकी इंडस्ट्री पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो ग्रोथ कर पा रही है। ये चीज इंडिविजुअल और ग्रुप एनबीपी में उनके गिरते मार्केट शेयर से भी एविडेंट है, जो फाइनेंशियल ईयर 16 में 56% और 81% रिस्पेक्टिवली से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट 9 मंथ्स में 43% और 74% पे आ गया है। हाउ इज द कंपनी लाइकली टू परफॉर्म इन अ रिसेशन? रिसेशन या मंदी का सीधा असर कस्टमर्स की परचेजिंग पावर पर पड़ता है, जिससे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के न्यू बिजनेस प्रीमियम और रिन्यूअल प्रीमियम भी अफेक्ट होते हैं। सेम यही बात एलआईसी के लिए भी अप्लाई होती है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड पैंडेमिक के चलते एलआईसी का कॉन्जर्वेशन रेशियो और फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स में गिरावट देखी गई थी और फाइनेंशियल ईयर 22 में फिर से इनमें राइज हुआ है। इससे ये साफ है कि रिसेशन के दौरान इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम्स ड्रॉप हो जाते हैं, पर जैसे ही इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर आती है तो इनमें जल्दी से इंप्रूवमेंट भी होने लगती है। हाउ इज द कंपनी प्लेस्ड विद इन द इंडस्ट्री? जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सभी मेट्रिक्स जैसे कि टोटल प्रीमियम, न्यू बिजनेस प्रीमियम, नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड एटसेट्रा में एलआईसी एक मार्केट लीडर है। वेयर विल द कंपनी बी आफ्टर 10 years? कंपनी ने ग्रुप और इंडिविजुअल पॉलिसीज और टोटल पॉलिसीज सोल्ड के मामले में ग्रेजुअली अपना मार्केट शेयर लूज किया है, लेकिन वाइडली देखें तो अभी भी ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एलआईसी अपने मार्केट लीडर का स्टेटस बनाए रख पाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए प्राइमरी पॉलिसी गिवर है। पिछले 2 डेकेड्स में एलआईसी के मार्केट शेयर में ड्रॉप होने के बावजूद इसके वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बाकी कंपेटिटिव एडवांटेजेस के कारण एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में वन ऑफ द टॉप कंपनीज बनी रह सकती है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रोसेसेस में डिजिटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कारण फ्यूचर में एलआईसी और बाकी प्राइवेट कंपनीज के बीच का गैप कम हो सकता है और कंपनी फिर से इंडस्ट्री के ग्रोथ लेवल्स टच कर सकती है। हाउ इज द कंपनी वैल्यूड? आर द फ्यूचर अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन द स्टॉक प्राइस? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के मामले में एलआईसी के आईपीओ का पीई अराउंड 192 से 202 टाइम्स है, जबकि एचडीएफसी लाइफ जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये अराउंड 78 से 82 टाइम्स है। बट पीई रेशियो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक सही वैल्यूएशन मेट्रिक नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल का एक बड़ा पोर्शन उनकी एम्बेडेड वैल्यू से एस्टिमेट किया जाता है। एलआईसी के आरएचपी के अकॉर्डिंग एज ऑफ 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 एलआईसी की आईईवी या फिर इंडियन एम्बेडेड वैल्यू 5.39 लाख करोड़ रुपीस है और एलआईसी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अपर बैंड पर लगभग 6 लाख करोड़ तक बनता है। इसका मतलब ये है कि एलआईसी अपनी एम्बेडेड वैल्यू का 1.11 टाइम्स प्राइस मांग रहा है, जो कि एसबीआई लाइफ के 3.77 टाइम्स, एचडीएफसी लाइफ के 3.96 टाइम्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के 2.49 टाइम्स के सामने काफी कम है। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इसके पीएसयू स्टेटस और पिछले कुछ सालों में गिरते मार्केट शेयर के कारण एलआईसी की वैल्यूएशन उसके इंडस्ट्री पीयर्स के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने लायक ये है कि ईवी की कैलकुलेशंस बहुत ही सब्जेक्टिव और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं,
ईवी मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी सेंसिटिव होता है। इसलिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि फ्यूचर अर्निंग्स की कीमत पहले ही स्टॉक प्राइस में इंक्लूड की जा चुकी है या नहीं। फॉर इंस्टेंस, फाइनेंशियल ईयर 21 में LIC की एम्बेडेड वैल्यू 95,605 करोड़ रुपीस थी, जो कि 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 तक शार्पली इंक्रीज होके 5.39 लाख करोड़ पे पहुंच चुकी है। ये सभी फिगर्स हमने LIC के RHP से लिए हैं। हालांकि डाइपैम सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग मार्केट डिमांड, रिड्यूस मार्केट वोलेटिलिटी, डोमेस्टिक फ्लोज और LIC की परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स को देखते हुए LIC की वैल्यूएशन सही लगाई गई है। What are the risk challenges that the company will face in the future? LIC की सबसे बड़ी कमजोरी है इसका एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज होना। इसकी वजह से LIC की ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्राइवेट प्लेयर्स से लोअर है। इसलिए फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इसके इनहेरेंट एडवांटेजेस नलिफाई हो जाएंगे और स्लोली मोर एफिशिएंटली रन प्राइवेट प्लेयर्स LIC को पीछे छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, SBI को प्राइवेट प्लेयर्स जैसे HDFC बैंक और ICICI बैंक ने मार्केट कैप के मामले में ओवरटेक कर लिया, जबकि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होने से पहले SBI के पास सबसे हाईएस्ट जियोग्राफिकल रीच और बाकी एडवांटेजेस थे। LIC की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिसी पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर ही चलती है। इसी के चलते LIC ने पहले काफी कंपनीज को बेल आउट किया है। फॉर एग्जाम्पल, 2018 में LIC को IDBI बैंक में 51% स्टेक बाय करना पड़ा था। ऐसा करने से भले ही गवर्नमेंट को बेनिफिट हो, पर LIC के शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट और रिटर्न रेशियोज पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। LIC की ग्रोथ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के मुकाबले काफी स्लो है। LIC के टोटल प्रीमियम और न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी कि NBP का 5 ईयर CAGR 9% और 14% रिस्पेक्टिवली है, जबकि प्राइवेट कंपनीज का ऑन एवरेज ये दोनों मेट्रिक्स का ग्रोथ CAGR अप्रोक्सीमेटली 18% का है। ये हमें बताता है कि कंपनी स्लोली अपना मार्केट शेयर प्राइवेट कंपनीज को लूज कर रही है। आइए अब एक बार नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर एंडेड 20 को फाइनेंशियल ईयर एंडेड 21 के साथ और फिर नजर डालेंगे 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 पे। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स की, और मैं आपको पहले बता दूं ये सारे फिगर्स क्रॉर्स में हैं। तो फाइनेंशियल ईयर एंडेड 20 में ये फिगर हमें 34,14,174 पे दिख रहा है, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर एंडेड 21 तक 37,46,404 पे पहुंच गया। 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो ये फिगर 40,90,786.78 पे पहुंच गया। अब नजर डालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। तो ये फिगर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 20 तक 2,710 पे था, फिर उसके अगले साल ये 2,974 पे पहुंच गया और 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 22 में ये फिगर 1,715.3 पे पहुंच गया। अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज पे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग ROE है 36.89% पे, ROE है 45.65% पे, PE रेशियो है 201.91 का, इंडस्ट्री PE है 79.77 पे। करंट रेशियो की बात करें तो ये है 3.24 पे, 2 ईयर एसेट CAGR है 5.49% पे और 2 ईयर प्रॉफिट CAGR है 6.39% पे। आइए अब बात करते हैं प्योर कंपैरिजन की। हम LIC को कंपेयर करेंगे HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के साथ। ये जो भी फिगर्स आप देख रहे हैं सारे के सारे क्रॉर्स में हैं और बाकी कुछ परसेंटेजेस हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं एम्बेडेड वैल्यू पे, जो कि LIC की है 95,605 पे। HDFC लाइफ से कंपेयर करें तो ये 26,600 की रेंज में है। SBI लाइफ से कंपेयर करें तो ये 33,300 की रेंज में और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 29,000 की रेंज में है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें तो LIC काफी अच्छा कर रहा है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, 4,167 पे है ये फिगर। HDFC लाइफ का 2,185, SBI लाइफ का 2,334, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का 1,621। अब बात करते हैं VNB मार्जिन की, जो कि LIC की है 9.9% पे, HDFC लाइफ की है 26.1% पे, SBI लाइफ की 20.4%, ICICI प्रूडेंशियल की 25.1%। टोटल कॉस्ट रेशियो पे नजर डालें तो ये है 14.2% पे LIC के लिए, HDFC लाइफ का ये हाई है 16.3% पे, SBI लाइफ का ये 8.3% पे है और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का 11.7% पे है।
अब बात करते हैं कंजर्वेशन रेशियो की, जो कि LIC का 84.5% है, HDFC लाइफ का 85.9%, SBI लाइफ का 87.5% और ICICI का 82%। टोटल प्रीमियम CAGR ऑफ लास्ट 3 ईयर्स पे अगर नजर डालें तो ये 9.3% पे है LIC के लिए, 15% है HDFC लाइफ, 23.4% SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल के लिए ये है 7.5% पे। सिमिलरली अगर हम टोटल प्रीमियम CAGR ऑफ लास्ट 10 ईयर्स को कंपेयर करें तो ये 7.1% पे है LIC के लिए, HDFC लाइफ के लिए 15.7% पे है, SBI लाइफ के लिए 14.5% पे और ICICI प्रूडेंशियल के लिए ये 7.2% पे है। न्यू बिजनेस प्रीमियम CAGR 3 ईयर्स अगेन एक ऑर्डर में देखते हैं इसको, LIC 14%, HDFC 16.3%, SBI लाइफ 22.3%, ICICI Prudential Life 12.1%. एंड लास्टली न्यू बिजनेस प्रीमियम CAGR ऑफ लास्ट 10 ईयर्स अगर नजर डालें तो ये 7.8% पे है LIC के लिए, 17.4% पे है HDFC लाइफ के लिए, SBI लाइफ के लिए 10.5% पे है और ICICI प्रूडेंशियल के लिए 5.2% पे है। आइए अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस IPO की ओपनिंग डेट है 4 मई 2022 और इसकी क्लोजिंग डेट है 9 मई 2022। ये IPO लिस्ट हो रहा है 17 मई 2022 को। बात करते हैं इसके प्राइस बैंड के बारे में। 902 से 949 रुपीज पर इक्विटी शेयर का इसका प्राइस बैंड है। LIC के IPO में अगर आप रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको IPO प्राइस से 45 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट और अगर पॉलिसी होल्डर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको 60 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। एक मार्केट लॉट है 15 शेयर्स का। इस IPO का इशू साइज है 21,008.48 करोड़ रुपीस का, जिसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। हम उम्मीद करते हैं आज का ये लंबा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो कि हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहना है तो ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.